आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर का नाम है औद्योगिकरण का युग। ये पूरा एनसीईआरटी बुक्स का पॉइंट बाय पॉइंट लिया गया है। चलो देखते हैं। जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना कम हुए और फैक्ट्री, मशीन व तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गया। तो 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति से पहले यानी उद्योग आने से पहले क्या क्या 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इससे पहले भी इंग्लैंड और यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, परंतु इसे फैक्ट्रियों में नहीं बनाया जाता बल्कि हाथों से बनाया जाता था और व्यापारियों द्वारा बेचा जाता था। यह सब व्यापारियों के नियंत्रण में था। औद्योगिकरण के इस चरण को इतिहासकार आदि औद्योगिकरण कहते हैं। आदि मतलब होता है पहली या प्रारंभिक अवस्था। 17वीं और 18वीं सदी में क्या क्या हुआ? आबादी बढ़ी, भूमंडलीकरण बढ़ा और मांगे भी बढ़ा। तो अब शहरी इलाके के जो व्यापारी जनसंख्या की मांग के अनुसार उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रामीण इलाकों में जाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ पर उन्होंने किसानों को रोजगार दिया, उत्पादनों में वृद्धि और गांव के गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। खुले खेत खत्म होते जा रहे थे, क्योंकि खुले खेत खत्म होते जा रहे थे, कॉमन्स की पाबंदी की जा रही थी। छोटे किसान के जमीन खत्म और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढते थे। कारखाना का उदय कैसे हुआ? प्रारंभ में औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार धीमी हो गई। इंग्लैंड में 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन तेजी से 18वीं सदी के आखिर में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। उद्योग का परिवर्तन की रफ्तार कैसे हुआ? कपास उद्योग 1840 के दशक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गया, क्योंकि 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उनके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। फिर भी हमने इसे औद्योगिकरण नहीं कहा, क्योंकि जितनी भी परिवर्तन हुए वह बहुत धीरे धीरे हो रहे थे। जितने भी उद्योग बैठाए गए वह बड़ी संख्या में नहीं थे। इन सभी के 3 कारक हैं। पहला देखेंगे महंगे मशीन, मरम्मत खर्च भी महंगे थे, मशीनों के कार्य असंतोषजनक थे। उसके बाद जिसकी वजह से बाजार में अभी भी हस्त निर्मित के सामान थे। उसके बाद हाथ का श्रम और वापस शक्ति। 18वीं शताब्दी तक औद्योगिकरण बहुत ही धीरे हुआ था। व्यापारी मशीनों से ज़्यादा लोग पर विश्वास करते थे। मजदूर कैसे होते? कारण कम वेतन, काम से ज़्यादा मजदूर, मौसमी बेरोजगारी पर निर्भर करते थे। तकनीकी का विरोध, क्योंकि मजदूर की मांग कम हो जाएगी और बेरोजगार लोग हो जाएंगे। श्रम बाजार की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुए। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोग को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था।
कोई पुलों के नीचे या रेल स्टेशनों में सख्त काटते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध। देखो कैसे 19वीं सदी में 10% शहरी आबादी गरीब थे। 1830 आर्थिक महामंदी बेरोजगार की संख्या 35% लेकर 75% तक पहुंच गई थी। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब 19 में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो औरतों ने स्पिनिंग जेनी पर हमला किया, क्योंकि मशीन से औरतों के हाथ का काम खत्म होने लगा था। नेक्स्ट उपनिवेश में उद्योगीकरण। भारत पर नज़र डालें कि उपनिवेश में उद्योगीकरण कैसे होता है। भारतीय कपड़े का युग। मशीन उद्योग युग से पहले भारतीय रेशम और सूती उत्पादन होता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। ये निर्यात के लिए सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली पर बंदरगाह बनाए गए थे। कच्चे माल से लेकर निर्यात तक के सारे काम भारतीय करते थे, ले जाने आने। धीरे धीरे यूरोपियन कंपनी शक्तिशाली होते गए और भारतीय कपड़ा उद्योग उनके नियंत्रण में आ गए। इसके लिए उन्होंने बम्बई, कोलकाता दोनों जिलों में नए बंदरगाह बनाए। वहाँ से रेशम के बड़े बड़े सामान का निर्यात किया जाता था। धीरे धीरे कंपनी से राजनीतिक शक्ति प्राप्त की। भारतीय ने कपड़ा उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। तो आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कैसे किया होगा। नई व्यवस्था लागू की तो नियमित आपूर्ति की यह कई चरणों में किया गया। पहला गुमास्ता नियुक्ति किया गया। गुमास्ता मतलब होता है वेतनभोगी कर्मचारी, जो बुनकरों पर निगरानी रखता था। माल इकट्ठा करना, कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना कंपनी के लिए करता था। इससे सक्रिय व्यापारी दलाल खत्म हो गए। बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया गया। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगाकर क्या। इसके लिए उन्हें प्रासंगिक रकम भी दी जाती थी। का मतलब होता है एक प्रकार का कर्ज, जिसे लेने के बाद बुनकरों को अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। इससे अंग्रेजों का लाभ कैसे हुआ। इससे अंग्रेजों का संपर्क भारतीय कपड़ा मिलों के साथ गहरा संबंध था। दूसरे खरीदार से रिश्ता टूट गया। बुनकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कपड़ा देते थे, प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई थी, परंतु भारत उत्पादक को लाभ बिल्कुल कम हुआ था। काम करना बंद होने लगा। किसान के रूप में किसान खेत में काम करने लगे। तो कंपनी के ऑफिसर ने भारत भ्रमण कर पता लगाया कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता था। परंतु 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। 1811 से 1812 में सूती माल का निर्यात 33%, 1850 से 1851 में यह मात्र 3% रह गया। कारण भारत में मैनचेस्टर का आना। मैनचेस्टर में ब्रिटेन में मौजूद शहर का नाम है। यह मशीन से कपड़ा तैयार होते थे। मशीन में तैयार यहाँ पर होता था। अब उन कपड़ों को भारत से निर्यात किया जाने लगा, हाथ में लाने लगा।
जिसकी वजह से भारतीय कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में अच्छे किस्म की कपास नहीं मिल रही थी। अमेरिका में गृह युद्ध शुरुआत हो गया। अमेरिका में कपास की आमदनी बंद होने लगी। ब्रिटेन अमेरिका से पहले कच्चा माल आता कपड़ा बनाता था। उसका निर्यात विश्व के विभिन्न देशों में होता था। अब ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि से कीमत बढ़ी। अब भारतीय बुनकर को कच्चे माल नहीं खरीद पा रहे थे। भारत में फैक्ट्रियों का आना कैसे आया? 1854 में मुंबई में पहला कपड़ा मिल लगाया गया था। 1855 में पहली जूट मिल बंगाल में लगाया गया। 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई का मिल लगाया गया था। यह उद्योग कौन लगा रहा था? पहला भारतीय। नेक्स्ट, द्वारकानाथ टैगोर उद्योग में निवेश करने लगे थे। 1830 से 1840 में उन्होंने 6 संयुक्त कंपनियां खोला। पहले एक खोला था जमशेदजी वासु खान नजी टाटा में विशाल औद्योगिकी साम्राज्य स्थापित किया। बिरला जो मारवाड़ी समूह के सदस्य थे, कपड़ा उद्योग के व्यापार से उद्योग प्रारंभ किया। इन भारतीय उद्योगियों के पास पैसा मतलब कहाँ से आता था? चीन के साथ ये व्यापार से आता था। रेशम को भारत से इंग्लैंड पहुंचाते थे, इससे पैसा आता था। मजदूर कहाँ से आए इन उद्योग में? देखते हैं। 1901 में भारतीय फैक्ट्री में 5,84,000 मजदूर काम कर रहे थे। तब 1946 में संख्या बढ़ गया, 24,36,000 हो गया। औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिले से आते थे। मुंबई से, रत्नगिरी जिले से आते थे, कानपुर जिले से। उद्योग नए मजदूरों की भर्ती के लिए जबरन रखता था। जबरन मतलब होता है कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी वह गांव से लोगों को लाता और काम का भरोसा देता था और रहने में मदद करता था। इस तरह करके मजदूरों को लाया करता था। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक विकास का अनुठान। नैतिक उत्पादन। भारत में जितने भी उत्पादन यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी नियंत्रित करती थी। इसका मतलब होता है वे उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करवाते थे जिन्हें ब्रिटेन निर्यात किया जा सके। भारत में चाय, कॉफ़ी और बेहतर किस्म तथा ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता था। सब चीज़ में चाय, कॉफ़ी में प्रतिस्पर्धा से बचाना। 19वीं सदी भारतीय व्यवसायी वही सामान तैयार करते जो ब्रिटिश आयात नहीं कर सकता था। एग्जाम्पल में देखते हैं, मोटा सूती धागा यह चीन निर्यात किया जाता था, चीन में किया जाता था। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, दूध से कपड़ा बनाना। स्वदेशी आंदोलन के राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को विदेशी कपड़े बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। तो मोटे सूत पर पाबंदी कपड़ा उत्पादन प्रारंभ किया। इन सब के पीछे 2 कारण था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, चीन में मोटे सूत को नकारना। 1900 से लेकर 1912 में भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना बढ़ गया। लघु उद्योग की बहुतायत, हथकरघों का प्रयास, औद्योगिकरण की वजह से 1900 से लेकर 1940 में हाथ से होने वाले उत्पादन 3 गुना बढ़ा। नई तकनीकी औद्योगिकरण के कारण
तो अब बुनकर अब फ्लाई शटल मशीन का इस्तेमाल करने लगा। जिससे उत्पादन बढ़ने लगी, उत्पादन क्षमता भी बढ़ने लगा और श्रम की मांग घटने लगी। उस समय सूती सामान को दो नज़रों से देखा जाता था। पहला था सामान्य कम गुणवत्ता वाले सूती कपड़े और अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़े। कम गुणवत्ता वाले गरीब लोग प्रयोग करते थे और मांग अस्थायी था। और एक गरीब है, गरीब किसान खेती पर आश्रित और खेती प्रकृति पर निर्भर करते थे। प्राकृतिक अस्थायी था। अच्छी गुणवत्ता वाले कपड़ा अमीर लोग प्रयोग करते थे, मांग भी अस्थायी था और अमीर आय भी स्थिर था। लास्ट चैप्टर चलो देखते हैं। वस्तुओं के लिए बाजार। दुनिया में औद्योगिकरण आया, उत्पादन तेजी से हुआ, लेकिन उत्पादन को बेचना जरूरी था, इसलिए बाजार जरूरी है। तो देखो, ब्रिटिश निर्यातों ने भारतीय बाजार का प्रसार किया। क्या क्या? विज्ञापन किया, लेबर कैलेंडर के द्वारा। विज्ञापन क्या क्या? यह उत्पादों को जरूरत बना देते हैं, लोगों की सोच बदल जाती हैं, बची ज़रूरतों पैदा कर देते हैं। न मैनचेस्टर से जो सामान भारत आता था वो लेबर लगा होता था, लेबर के द्वारा लाया। लेबर पर वस्तु का नाम, कीमत, वस्तु की गुणवत्ता होता था। ग्राहक संतुष्ट की वस्तु अच्छी है, संतुष्ट करता था, अच्छा है, उसे मेड इन मैनचेस्टर लिखा रहता था प्रिंट में। मेड इन ब्रिटिश लिखा होता था। भारतीय धार्मिक थे, लेबर पर भगवान की तस्वीर शुद्धता से करता था। लोग पहले उद्योग के विकास को नहीं मानते थे, विरोध करते, लेकिन धीरे धीरे लोग उद्योग को पसंद करने लगे और भारत में भी उद्योग का विकास होने लगा। इस चैप्टर का पूरा नोट्स समझ आता है। यदि आप लोगों को चैप्टर का PDF चाहिए तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जिसको जिसको वीडियो का PDF चाहिए वो मैसेज करें, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।